हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन डेप्थ लर्निंग। मैं श्रेयसी और आज इस वीडियो में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करने वाले हैं, वो भी एडवांस वाला। प्रीवियस के क्लासेस में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा है और कुछ बेसिक से प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। आज के इस एडवांस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो उनको आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देख लीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और ये एडवांस सम आपको इजीली समझ आए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन के तरफ। ये आ गया हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें टोटल 14 ट्रांजेक्शन्स है और इसमें वैरायटीज ऑफ ट्रांजेक्शन है। इससे हमें समझ आएगा अलग अलग ट्रांजेक्शन के लिए कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया जाता है। विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। पहले हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो अभी तक आपने स्केल से लाइन खींचना प्रैक्टिस कर ही लिया होगा। तो ये हमारा फॉर्मेट बनके तैयार है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, सुनील स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1,50,000। इधर हमने ट्रांजेक्शन लिख लिया, स्टार्टेड बिजनेस विथ 1,50,000। बिजनेस स्टार्ट करने से हमारे पास क्या आ रहा है, एसेट साइड में हमारे पास कैश आता है और वहीं पे ये मुझे ओनर से मिला है, यानी बिजनेस को ओनर से मिला है, तो ये कैपिटल हुआ, जो अमाउंट ओनर ने अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट किया। फाइन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन के दोनों साइड पे हम लोग इस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट देख सकते हैं। न्यू इक्वेशन क्या बनता है, कैश बैलेंस 1,50,000 का एंड कैपिटल भी 1,50,000 का। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, opened a bank account by depositing 25,000 out of cash। यानी कि अब बिजनेसमैन ने अपना एक बैंक अकाउंट खोला है, जो उसका कैश बैलेंस है 1,50,000 का, उसी से उसने अमाउंट डिपॉजिट किया है बैंक में। ट्रांजैक्शन लिख लिया, ओपन बैंक अकाउंट 25,000 से। तो जब हम लोग बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो बैंक के नाम से एक मेरा असेट क्रिएट हुआ, और क्योंकि मैंने अपने ही कैश बैलेंस से अमाउंट को डिपॉजिट किया है तो कैश बैलेंस से 25,000 माइनस हो जाएगा और बैंक अकाउंट में 25,000 ऐड हो जाएगा। तो प्लस माइनस दोनों ही हमारे एसेट साइड में हो गया और लाइबिलिटी साइड में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। तो 1,25,000 का मेरा कैश बैलेंस बनता है और 25,000 का मेरा बैंक बैलेंस बनता है। अब मैंने कैपिटल को एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज ही सोल्ड हिज पर्सनल कार फॉर 50,000। ओनर के पास एक पुराना कार था जिसे उसने 50,000 रुपीज में बेच दिया एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट इन द फर्म्स बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ये अमाउंट डिपॉजिट करता है। अब यहाँ पे एक चीज देखने वाला है कि ये जो पर्सनल कार था उसका, ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज नहीं हो रहा था, यानी ये बिजनेस का प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। ये एक तरह से आप ऐसे ट्रीट करेंगे कि ये अमाउंट ओनर ने अलग से और इन्वेस्ट किया है बिजनेस पे। यहाँ हमने ट्रांजेक्शन लिख लिया, सोल्ड पर्सनल कार एंड डिपॉजिटेड द अमाउंट 50,000 इन बैंक अकाउंट। तो बैंक में मैंने 50,000 डिपॉजिट किया, बैंक बैलेंस रेज हुआ और इसको हम लोग एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट ट्रीट करेंगे। तो 50,000 मेरा कैपिटल में भी ऐड हो जाता है। अब नए इक्वेशन में कैश बैलेंस 1,25,000 का है और मेरा बैंक बैलेंस 75,000 का हो जाता है। वही कैपिटल भी मेरा 2 लाख रुपीस का बन जाता है। फोर्थ ट्रांजेक्शन इज ही परचेज्ड अ बिल्डिंग एंड फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट करके उसने बिल्डिंग और फर्नीचर खरीदा। तो ये बिल्डिंग एंड फर्नीचर क्या है, ये असेट होता है। जब हम लोग बिल्डिंग और फर्नीचर खरीद रहे हैं
तो बिल्डिंग और फर्नीचर मेरे बिजनेस में एंटर करता है। कितने अमाउंट का एंटर होता है? 1 लाख का। और इसका पेमेंट भी तो मैंने किया है। पेमेंट कहाँ से किया? कैश में किया। कैश बैलेंस से डिडक्ट हो जाएगा। इस 1 लाख को हम लोग नीचे लिखेंगे। अब डिडक्ट करने से मेरे पास कैश बैलेंस 25,000 का ही बचता है और बैंक बैलेंस जितना है 75,000 का आ जाता है। नया असेट क्रिएट हुआ है बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख रुपीज़ का और कैपिटल बैलेंस है 2 लाख रुपीज़। अभी तक लाइबिलिटी में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ है। फिफ्थ ट्रांजेक्शन इज ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। अब आ गया हमारा लाइबिलिटी, क्योंकि मैंने राम से बिजनेस के लिए गुड्स खरीदा है क्रेडिट पे यानी उधारी पे। कितने अमाउंट का? 50,000। जो हम लोग बिजनेस के लिए गुड्स खरीदते हैं उसे हम लोग स्टॉक लिखते हैं और स्टॉक क्या है? मेरा असेट होता है। तो असेट में 50,000 ऐड होगा और क्योंकि मैंने क्रेडिट पे खरीदा है इसीलिए लाइबिलिटी साइड में एक क्रेडिटर नाम से नया आइटम ऐड होता है और इसमें 50,000 ऐड होगा। अब नया इक्वेशन है कैश बैलेंस 25,000, बैंक बैलेंस 75,000, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख एंड नया आइटम स्टॉक 50,000 का। अब क्रेडिटर भी आ जाता है 50,000 एंड कैपिटल भी यहाँ पे आ जाता है 2 लाख का। नेक्स्ट ही पेड कार्टेज। कितने अमाउंट का? 500 का। कार्टेज क्या होता है? एक्सपेंसेस। ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो एक्सपेंसेस दिया जाता है उसे हम लोग कार्टेज भी कहते हैं। जब हम लोग पेमेंट कर रहे हैं किसी एक्सपेंसेस का, उसको तो मैंने कैश पे पेमेंट किया तो कैश बैलेंस से 500 माइनस हो जाता है। लेकिन इस एक्सपेंसेस को हम लोग लाइबिलिटी साइड में किससे डिडक्ट करते हैं? इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? हमने रूल में पढ़ा था कि जितना भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस है वो कैपिटल से माइनस होगा। तो यहाँ पे हम लोग कैपिटल से भी 500 रुपीज़ माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हमारा कैश बैलेंस बचता है 24,500 और बाकी जो आइटम है उसको हम लोग एज इट इज राइट डाउन कर देंगे। यहाँ पे मेरा पेज कंप्लीट होता है तो मैं इस बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करूँगी नेक्स्ट पेज में। तब मेरा जितना भी बैलेंस था उसे मैंने बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड करके राउट डाउन कर लिया नए पेज में। लेकिन आप लोगों को एक बात बताना मैं भूल गई। आप जब नीचे फाइनल इक्वेशन रहेगा आपका यहाँ पे, उस टाइम पे आप इसे बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करके लिखेंगे जितना भी आपका अमाउंट है। उसके बाद ही नया पेज जब स्टार्ट करेंगे तब इसे बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखेंगे। ओके। सो सेवेंथ ट्रांजेक्शन इज ही सोल्ड टू श्याम ऑन क्रेडिट गुड्स कॉस्टिंग ₹6,000। 6,000 का गुड्स उसने श्याम को क्रेडिट पे सेल किया, उधार पे सेल किया। लेकिन कितने अमाउंट में सेल किया? 9,000। मतलब एसपी उसका सेलिंग प्राइस बनता है 9,000 और कॉस्ट प्राइस बनता है 6,000, यानी कि मैंने 3,000 अमाउंट का प्रॉफिट में बेचा है। इसका ट्रीटमेंट देख लेते हैं क्या करेंगे। ट्रांजैक्शन लिख लिया, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 6,000 फॉर 9,000। जब हम क्रेडिट में किसी को सामान बेचते हैं उस पर्सन को हम लोग डेटर कहते हैं, क्योंकि इस बंदे से मुझे अभी तक पैसा नहीं मिला है तो इसको जितना भी मैंने अमाउंट का प्रोडक्ट बेचा है वो डेटर नाम से लिख के मैंने अपने खाते पे लिख लिया है। डेटर कितने अमाउंट का बनता है? 9,000 का। पर मेरे स्टॉक से 6,000 का ही सामान गया है। अब इस जो प्रॉफिट दिख रहा है मुझे, इस प्रॉफिट को हम कहाँ ऐड करेंगे? इस प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल में ऐड करेंगे, बिकॉज ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स आर एडेड टू कैपिटल। स्टॉक से 6,000 माइनस करने से मेरे पास बैलेंस बचता है 44,000 का और 9,000 का डेटर हम लोग लिख लेते हैं और क्रेडिटर भी आ गया है। डेटर क्रेडिटर दोनों मुझे मिल गया और मेरा कैपिटल बैलेंस बन जाता है 2,02,500 का। नेक्स्ट इज
रिसीव्ड रेंट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट से मुझे 1000 अमाउंट रेंट मिल रहा है। जब हमें रेंट मिल रहा है वो मुझे कैश के रूप में मिल रहा है, तो कैश बैलेंस में 1000 अमाउंट ऐड हो जाएगा और ये एक तरह से इनकम है। इनकम होने के वजह से मेरे कैपिटल में भी 1000 अमाउंट ऐड हो जाएगा। कैश बैलेंस हो जाता है अब 25,500 का और बाकी सारे आइटम वैसे ही है और कैपिटल बन जाता है 2,03,500 का। नेक्स्ट 9th नंबर ट्रांजेक्शन, रिसीव्ड सिक्योरिटी डिपॉजिट फ्रॉम टेनेंट, टेनेंट से मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट मिल रहा है। ये सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, जब हम लोग अपना कोई घर या कोई ऑफिस बिल्डिंग रेंट पे देते हैं तब टेनेंट हमें 1 महीना का रेंट एडवांस में पे करता है। इसको हम लोग सिक्योरिटी डिपॉजिट कहते हैं। अब ये जो एडवांस में पेमेंट मुझे मिल रहा है ये लाइबिलिटी के तरह ट्रीट होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये काम मैंने अभी तक पूरा किया नहीं है लेकिन मुझे उस काम को करने के लिए पैसा मिल गया है, यानी मेरा जिम्मेदारी बन गया है, तो उसे हम लाइबिलिटी मानेंगे। इसलिए लाइबिलिटी साइड में सिक्योरिटी डिपॉजिट नाम से एक नया आइटम ऐड होगा जिसका अमाउंट बनता है 1500 का और ये हमें कैश के रूप में मिल रहा है, तो मेरा कैश बैलेंस भी बढ़ेगा 1500 से, तो 27,000 मेरा कैश बैलेंस बन जाता है। ये बना मेरा नया इक्वेशन। नेक्स्ट है परचेज स्टेशनरी फॉर कैश। 100 रुपीज़ खर्च करके मैंने स्टेशनरी आइटम खरीदा है। ये स्टेशनरी आइटम भी मेरा रेगुलर के एक्सपेंसेस के तरह ट्रीट होता है। 100 रुपीज़ पे करने से मेरा कैश से 100 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा और ये एक एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस को हम लोग कैपिटल से माइनस करते हैं। इसको आप लोग जितने भी अभी तक मैंने कार्टेज लिखा या जो भी एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट अभी तक किया है मैंने, उसको आप समझने के लिए इस तरह से एक्सपेंसेस लिख सकते हैं उसके बगल में, या फिर यहाँ पे जैसे मैंने रेंट रिसीव किया है तो इसको हम लोग साइड में इनकम भी लिख सकते हैं। ये बन गया मेरा नया इक्वेशन आफ्टर डिडक्टिंग 100 फ्रॉम बोथ साइड। नाउ 11th नंबर इज इन्वेस्टेड इन शेयर। पर्सनल पर्पस के लिए 50,000 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट किया है शेयर में। जब हम लोग बिजनेस के पैसे से कुछ पर्सनल पर्पस के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं और ड्राइंग्स को हम लोग कैपिटल से डिडक्ट करते हैं। 50,000 अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर, यहाँ हम लोग बैंक बैलेंस से 50,000 माइनस करेंगे क्योंकि बिजनेस से मेरा पैसा जा रहा है और किस पर्पस के लिए जा रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए जा रहा है, इसीलिए इस ड्राइंग्स के नाम से हम लोग कैपिटल से भी डिडक्ट कर देंगे। 50,000 रुपये बैंक बैलेंस से माइनस होने से मेरे पास सिर्फ 25,000 बैंक बैलेंस बचता है और 1,53,400 का कैपिटल बचता है। 12th नंबर इक्वेशन है रिसीव्ड इंटरेस्ट इन कैश। 200 रुपये मुझे इंटरेस्ट मिलता है। जब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये कैश बैलेंस को बढ़ा रहा है और ये एक तरह से इनकम हुआ, इसलिए हमारे कैपिटल में भी ऐड होगा। 200 रुपीज़ इंटरेस्ट को कैश में ऐड करने से 27,100 का कैश बैलेंस बढ़ता है और कैपिटल बैलेंस भी बढ़ के 1,53,600 बन जाता है। सेकेंड लास्ट ट्रांजेक्शन है इंट्रोड्यूस्ड फ्रेश कैपिटल 25,000। अब बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए 25,000 और फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। इसको भी हम लोग जैसे शुरू में बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे जो कैपिटल का ट्रीटमेंट होता है सेम वैसे ही ट्रीट करेंगे। कितने अमाउंट का मैंने फ्रेश कैपिटल इन्वेस्ट किया है, 25,000। तो 25,000 मेरे कैश बैलेंस में ऐड हो जाएगा और इधर कैपिटल में भी 25,000 ऐड हो जाएगा और इस तरह
मेरा नया कैश बैलेंस बन जाता है 52,100 का, 25,000 बैंक बैलेंस, 1 लाख बिल्डिंग एंड फर्नीचर, 44,000 स्टॉक एंड 9,000 का डेटर। और इधर क्रेडिटर 50,000 का एंड 1,500 का सिक्योरिटी डिपॉजिट एंड 1,78,600 का बन जाता है मेरा कैपिटल। यहाँ पे हमें फिर से बैलेंस कैरी फॉरवर्ड लिख के आगे के पेज में बैलेंस को ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब हमारा फाइनल ट्रांजेक्शन है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500 रुपीज़। 500 रुपीज़ से मेरा गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो कोई भी डिस्ट्रक्शन हो वो बिजनेस के लिए लॉस ही है। यहाँ हमने ट्रांजेक्शन लिख लिया गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो कितने अमाउंट का मेरा स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ? 500 का। और ये एक लॉस है इसीलिए कैपिटल से भी 500 माइनस होगा। अब मेरा नया अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाता है 52,100 का कैश, 25,000 का बैंक बैलेंस, बिल्डिंग एंड फर्नीचर 1 लाख का, स्टॉक का वैल्यू अब मेरा डिडक्ट होकर हो जाता है 43,500 एंड डेटर्स 900 का। वहीं लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर इज 50,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट इज 1,500 एंड कैपिटल अभी रिड्यूस होके बन जा रहा है 1,78,100। इसको आप लोग लॉस के हिसाब से दिखा सकते हैं। अब आपका अकाउंटिंग इक्वेशन सही है या गलत है ये आप कैसे समझेंगे? जब आप टोटल असेट साइड को लाइबिलिटी एंड कैपिटल साइड से टैली करेंगे। तो इधर असेट्स मेरा टोटल आता है ऐड करके 2,29,600 का एंड लाइबिलिटी प्लस कैपिटल भी आ रहा है 2,29,600 का। तो यहाँ हमें पता चलता है कि मैंने जो भी अकाउंटिंग इक्वेशन पास किया है वो सही है। ओके, सो स्टूडेंट्स, मैं आशा करती हूँ कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन का बड़ा सा प्रॉब्लम मैंने आपको बहुत इजीली एक्सप्लेन किया है और आपको अच्छे से समझ आ गया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपके हर डाउट को क्लियर करूँगी। और मेरा एक्सप्लेनेशन, मेरा वे ऑफ टीचिंग आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिले। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।